mediacom पर आपका स्वागत। मैं हूं शैलेश। लॉकडाउन खत्म होगा या नहीं, 3 मई की तारीख जैसे जैसे नज़दीक आ रही है, लोगों के मन में सबसे बड़ा सवाल यही है, तो क्या सरकार 3 मई के बाद लॉकडाउन खत्म कर देगी? इन दिनों धीरे धीरे करके जो छूट दी जा रही है, उससे बहुत सारे लोगों के मन में यही बात आ रही है कि शायद 4 मई के बाद जीवन सामान्य हो जाएगा। लेकिन कुछ ऐसे भी तथ्य अभी सामने आ रहे हैं जिनसे ये लगता है कि लॉकडाउन को पूरी तरह से ख़त्म करना आसान नहीं होगा। मेरे सामने देश के 4 प्रमुख संस्थान जो हैं उनकी रिपोर्ट है, और ये संस्थाएं हैं जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च, दूसरी संस्था है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु, तीसरी है आईआईटी मुंबई और चौथी है आर्म फोर्सेस मेडिकल कॉलेज पुणे। इन चारों ही संस्थाओं ने सांख्यिकी यानी स्टैटिकल जो गणना है उसके आधार पर ये अनुमान जताया है कि 1 मई से लेकर 19-20 मई के बीच में भारत में कोरोना संक्रमण का पीक आएगा, यानी चरम पर होगा। ये जिस तरह से अभी पिछले 2-4 दिनों पहले तक हम देख रहे थे कि अमेरिका में वो पीक था, जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग संक्रमित हो रहे थे, ज़्यादा से ज़्यादा मौतें हो रही थी। इसके थोड़े समय पहले तक इटली में पीक था। तो उस तरह का पीक जो है वो भारत में 1 मई से लेकर 19 मई के बीच आने की आशंका व्यक्त की जा रही है, यानी संकट से हम पूरी तरह से मुक्त नहीं हुए। और जो इटली और न्यूयॉर्क में जिस तरह से संक्रमण हुआ और जिस तरह से मौतें हुई, उसकी गणना के आधार पर इन संस्थाओं का निष्कर्ष ये है कि भारत में करीब 5,35,000 लोग जो है इस बीच तक जो है वो संक्रमित हो सकते हैं, और मौतों की संख्या भी जो है वो 38,000 तक जा सकती है। इन चारों संस्थाओं की जो गणना है उसके आधार पर इंडियन एक्सप्रेस ने एक रिपोर्ट प्रकाशित की है। ये बहुत ही चौंकाने वाली रिपोर्ट है, और अगर ये माना जाए, जैसा कि सभी विशेषज्ञ कह रहे हैं, कि भारत में पीक जो है वो अभी भी नहीं पहुंचा है, और इसका जो सबसे बड़ा कारण बताया जा रहा है वो ये है कि माना जा रहा है कि बहुत सारे संक्रमित लोग हैं जिनकी पहचान अभी भी नहीं हो पाई है, और अभी भी हम देखते हैं कि किसी दिन तो संख्या बहुत कम हो जाती है, फिर किसी दिन बढ़ जाती है। तो हो सकता है कि मई के पहले, दूसरे और तीसरे सप्ताह के बीच में पीक आए, और तब जाहिर सी बात है कि जो लॉकडाउन के लिए सरकार ने तय किया था मानदंड, उसके हिसाब से ये जो है ख़त्म होने पर कई सवाल खड़े हो जाते हैं। बहुत सारी और भी दूसरी चीज़ें हैं जिन पर हम यहाँ पर बात करना चाहेंगे कि लॉकडाउन का क्या मकसद हो सकता है पूरी दुनिया में और भारत में। क्या मकसद था लॉकडाउन करने का? बहुत सारे लोगों को ये लग रहा था कि लॉकडाउन के बाद ये बीमारी जो है वो ख़त्म हो जाएगी, हवा हो जाएगी, उड़ जाएगी, और फिर उसके बाद सामान्य ज़िंदगी हम जीने लगेंगे। आज भी बहुत सारे लोग यही समझते हैं कि बस कुछ दिनों की बात है, घर में रहिए और फिर ये वायरस ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अब विशेषज्ञों का कहना है कि ये वायरस ख़त्म नहीं होने जा रहा है, ये अब रहेगा। जैसे सार्स वायरस है वो है हमारे बीच में, और भी बहुत सारे दूसरे वायरस हैं वो हैं, लेकिन उनका संक्रमण इस तेज़ी से नहीं होता है। और जो कोविड-19 वायरस है जो बिल्कुल नया है, उसका संक्रमण इतनी तेज़ी से इसलिए हो रहा है कि जो सार्स जैसे वायरस हैं उससे हमारे देश में और दुनिया भर में बहुत सारे लोग जो हैं इम्यून हो चुके हैं, यानी उनके जो रोग प्रतिरोध की क्षमता है उसने उस वायरस को नियंत्रित करने का जो मैकेनिज़्म है अपने शरीर में, उसको विकसित कर लिया है। कोविड-19 या कोरोना को लेकर ऐसी बात नहीं की जा सकती है, अभी ये नया है, और इससे जो इम्यूनिटी आएगी वो उसमें अभी टाइम लगेगा। और इसलिए जो विशेषज्ञ हैं वो कई तरह की बातें कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि पहली चीज़ तो ये कह रहे हैं कि पीक अभी भारत में मई में आ सकता है। दूसरी बात वो ये कह रहे हैं कि ये वायरस जो है इसका जो सर्दियों में फिर से जो है प्रसार हो सकता है, बड़े पैमाने पर सामने आ सकता है।
और जो तीसरी बात, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि मानसून यानी जुलाई अगस्त में भी एक बार फिर इसका दौर आ सकता है। तो कह नहीं सकते, अभी चूँकि नया वायरस है, इस पर स्टडी कर रहे हैं लोग, इसका जो स्वभाव है उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए कोई भी चीज़ जो है वो अभी तक स्थापित नहीं है। लेकिन एक दो चीज़ें स्थापित हो गई हैं। पहली चीज़ तो ये कि इसमें जिसको कि भारत सरकार और उसकी कई संस्थाओं ने स्वीकार कर लिया है कि इसमें करीब करीब 70 से 80% जो पेशेंट होंगे, यानी जो संक्रमित लोग होंगे, वो एसिम्टमेटिक होंगे, यानी उनमें कोई सिम्टम नहीं मिलेगा, न तो उनको खांसी होगी, न उनको बुखार होगा। वो वायरस आएगा, कुछ थोड़ी बहुत तकलीफ़ हो सकती है, थोड़ी सी खांसी हो गई, थोड़ा हल्का फुल्का बुखार हो गया, उनको पता भी नहीं चलेगा और ये वायरस जो है उनके शरीर में नियंत्रित हो जाएगा। लेकिन वो जो हैं बहुत सारे लोगों को फैला सकते हैं और तब जो है कुछ लोग जो हैं वो खतरे में आ सकते हैं। वो खतरा किनको है? वो खतरा होगा वो लोग जिनकी उम्र 60 साल से ऊपर है, क्योंकि 60 साल के बाद ऐसा माना जाता है कि हमारा जो शरीर है उसका जो इम्यून सिस्टम है, यानी रोगों से लड़ने की जो क्षमता है वो कम होने लगती है। 70 साल 80 साल के बाद और भी कम होने लगती है। तो इसलिए ये लोग खतरे में आएंगे। दूसरी तरह के वो लोग खतरे में आएंगे जो पहले से किसी और बीमारी से संक्रमित हैं, जैसे कि अगर किसी को डायबिटीज़ है, यानी मधुमेह है, या फिर किसी को अगर कैंसर है, किसी को दिल की बीमारी है, या फिर कोई और व्यक्ति ऐसा है जिसको कि सांस की बीमारी है, तो उसको भी काफ़ी तकलीफ़ हो सकती है और वो जो है बहुत बड़े ख़तरे में पड़ सकता है। तो इस तरह के लोग खतरे में आएंगे। और चूँकि इस वायरस से निपटने के लिए कोई वैक्सीन अभी तक नहीं आया है, इसलिए ये तो बहुत तयशुदा माना जा रहा है कि ये वायरस ख़त्म नहीं होगा। ये वायरस जो है वो अभी काफ़ी समय तक रहेगा, शायद 2 या 3 साल तक रह सकता है। और इसलिए एक ऐसी स्ट्रैटेजी की ज़रूरत है जो कि 2-3 साल तक हमारे जीवन को कम से कम प्रभावित करे और हम जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा दूसरे काम कर सकें। आज रिपोर्ट आ रही है कि गाँव में गेहूँ फसल तैयार है और बहुत जगह पे तो किसान उसको काट भी नहीं पाए, तब तक ओला बरसात हो गया और फसल ख़राब हो गई। तो इस तरह की बहुत सारी समस्याएं हैं। शहर में आपको पता ही है कि सब कुछ बंद है, दफ्तर बंद हैं, कल कारखाने बंद हैं, उनमें से कुछ को धीरे धीरे खोला जा रहा है। तो क्या यही एक इलाज है? अब यहाँ पर आकर मैं 2 बड़े विशेषज्ञ हैं उनका ज़िक्र करना चाहूँगा। ये हैं जैकब जॉन और दूसरे हैं जयप्रकाश मोलेल। ये दोनों जो हैं वो जो महामारी फैलती है, महामारी विज्ञान है, उसके बड़े विशेषज्ञ हैं और इन दोनों ने ही भारत में लेप्रोसी यानी कोढ़ की जो बीमारी थी उसको और पोलियो को ख़त्म करने में बहुत ज़बरदस्त योगदान किया था। एक तरह से इन दोनों को उसका पितामह माना जाता है और दोनों एक ही चीज़ की वकालत कर रहे हैं और वो ये कह रहे हैं हर्ड इम्यूनिटी। हर्ड इम्यूनिटी का क्या मतलब होता है? हर्ड का मतलब है झुंड। वैसे जैसे हम लायंस हर्ड, टाइगर्स हर्ड हम कहते हैं, जानवरों के बारे में कहते हैं, हर्ड मतलब झुंड होता है। उसको अगर समाज के संदर्भ में देखा जाए तो वो हो जाएगा समुदाय, समूह या समाज। तो जब तक पूरे समूह में इसके लिए इम्यूनिटी नहीं आएगी तब तक इस रोग से हमारा जो है सुरक्षित होना मुश्किल है। हर्ड इम्यूनिटी कैसे आ सकती है? 2 तरह से आ सकती है। एक तो कोई वैक्सीन हो, जैसे हमारे यहाँ पोलियो को ख़त्म किया गया, चेचक को ख़त्म किया गया, प्लेग को ख़त्म किया गया। तो इस तरह से बहुत सारी स्वाइन फ्लू 1918 में 1918 और 1920 के बीच में करीब 2 करोड़ लोग भारत में मरे थे और वो संयुक्त भारत था जिसमें भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश तीनों शामिल थे और तब भी कुल आबादी 30 करोड़ थी। 30 करोड़ में 2 करोड़ लोगों की मौत हुई थी, लेकिन उस समय स्वास्थ्य सुविधाएं, टेक्नोलॉजी ये सब नहीं थी और इसलिए लोग जो हैं वो प्रकृति के या ईश्वर के भरोसे थे और जिनको बीमारी हुई उनमें से जो बच सकते थे बचे, जो नहीं बच सकते थे नहीं बचे। अब ये जो जैकब जॉन और जयप्रकाश मोलेल हैं, ये दोनों सिर्फ कह रहे हैं कि आपको हर्ड इम्यूनिटी के लिए तैयार रहना पड़ेगा। हर्ड इम्यूनिटी का मतलब हुआ कि अगर 50 से 60% लोगों को ये बीमारी एक बार हो जाए तो फिर ये बीमारी दोबारा नहीं होगी और चूँकि वो एक शील्ड की तरह
एक तरह से दीवार की तरह बन जाएंगे, तो जिस तरह से अभी इस वायरस का प्रसार हो रहा है, वो आगे चलकर इसका प्रसार जो है वो नहीं हो पाएगा। अब आप अपने उसमें देख लीजिए कि इन्फ्लुएंजा है, फ्लू है, हर साल बहुत सारे लोगों को होता है, लेकिन बहुत सारे लोगों का इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रांग है कि वो एक आदमी अगर किसी को फ्लू है तो वो दूसरे दो आदमी, एक आदमी को ही संक्रमित कर पाता है, बाकी लोग जो हैं वो स्वस्थ रहते हैं। इसलिए हम लोग अब फ्लू या इन्फ्लुएंजा को लेकर के बहुत परेशान भी नहीं रहते हैं। लेकिन यही बीमारी जो हमने बताया कि ज़्यादा उम्र के लोगों को होती है या किसी और गंभीर बीमारी से पीड़ित व्यक्ति को होती है तो भी वो खतरनाक हो जाती है, और वही स्थिति कोरोना की भी दिखाई दे रही है। तो ये जो जयप्रकाश मुनील हैं, उनसे मैंने बात की थी, और उनका कहना है कि इस समय जो हमने जिस तरह से लॉकडाउन किया हुआ है, हम जो है मुंह छिपा रहे हैं वायरस से, और वायरस जो है इससे नहीं भागेगा। यानी हमारे मुंह छिपा लेने से, घर में छिप जाने से वायरस नहीं भागेगा, वो मौजूद है और वो मौजूद रहेगा, और जैसे ही लोग संपर्क में आएंगे वो फैलेगा। वैसे भी जो झुग्गियों में रहते हैं, एक घर में 5-6 लोगों का परिवार रहता है, वहाँ पर इसका पहुँचना अब जाकर ज़्यादा आसान है। तो हमने ट्रेन, बस सब कुछ बंद कर रखा है, सिनेमा हॉल, रेस्टोरेंट सब बंद कर रखा है, वहाँ से भले नहीं फैले, लेकिन समूह के बीच में ये मौजूद है और ये फैल सकता है। तो इसलिए इस तरह के मैकेनिज़्म की ज़रूरत है। अब सवाल उठता है कि जो सरकार ने लॉकडाउन किया था, उसके जो लक्ष्य थे, क्या उसको प्राप्त कर लिया गया? लक्ष्य एक था, पहला लक्ष्य क्या हो सकता था? हम अनुमान कर रहे हैं, सरकार बताती नहीं है। पहला लक्ष्य ये हो सकता था कि ये जो वायरस है, इसको तेज़ी से फैलने से रोका जाए, और इसको रोक करके जो है बाकी सुविधाओं का इंतज़ाम किया जाए। तो मुझे लगता है कि जो पहला लक्ष्य है उसको प्राप्त करने में हमारी सरकार काफ़ी हद तक सफल रही है, यानी उसको जो है फैलने से रोका गया है। दूसरा जो लक्ष्य हो सकता था कि टाइम मिले ताकि मेडिकल सुविधाओं का इंतज़ाम किया जाए। तो अब जो मेडिकल सुविधाएं हैं, क्या उनका इंतज़ाम हो पाया और क्या चीज़ें चाहिए? तो इसमें आप देखिए 2-3 तरह की चीज़ें हैं। एक तो चूँकि ये सांस की बीमारी है, और हमने बताया कि इस बीमारी से जो ग्रसित लोग हैं उनमें से 80% को तो अस्पताल जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, 20% को अस्पताल जाने की ज़रूरत पड़ सकती है। अब ये इनमें से कुछ जो है 5% को आईसीयू में भर्ती करने की ज़रूरत हो सकती है, और उसमें से भी कुछ थोड़े से प्रतिशत को जो है वो वेंटिलेटर पर रखने की ज़रूरत हो सकती है। अब भारत में कुल 40,000 वेंटिलेटर हैं। अगर हम अमेरिका की बात करें तो इस वायरस के फैलने से पहले वहाँ भी करीब 5,000 वेंटिलेटर्स थे, और जल्दी में ख़रीद करके उन्होंने 12,000 वेंटिलेटर और बढ़ाए। भारत में कितने बढ़े हैं अभी कोई आंकड़ा जो है वो सामने नहीं आया है, तो यहाँ पर एक चिंता की बात दिखाई देती है। दूसरी बात है पीपीई किट, अब काफ़ी हद तक आने लगा है, लेकिन अभी भी बहुत जगहों से शिकायत आती है कि पीपीई किट और मास्क की कमी है, यानी इस मामले पे काम करने की ज़रूरत है। और तीसरा था डॉक्टर्स और हेल्थ स्टाफ जो है, चूँकि ये नई बीमारी है तो इससे थोड़ा प्रशिक्षित किया जाए। उसमें भी प्रशिक्षण के मामले में जिस तरह से डॉक्टर खुद प्रभावित हो रहे हैं, ऐसा लगता है कि ये बात जो है वो पूरी तरह से सफल अभी नहीं हुई है। और उसके बाद 1-2 चीज़ें और थी कि जो क्वारंटीन सेंटर्स का विकास किया जाए। भारत में इसकी ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि लोग जो हैं छोटे घरों में रहते हैं, छोटे मकान में रहते हैं, और वहाँ फैलने की आशंका ज़्यादा रहती है। तो आप उन रोगियों को अलग रखें, पर अभी भी जो रोगियों को अलग रखने का इंतज़ाम किया गया है वो उचित इंतज़ाम नहीं कहा जा सकता। एक कमरे में 40-40 लोगों को रख कर हम उनमें से जो जिनको संक्रमण नहीं है शायद उनको भी संक्रमण हो सकता है, तो इसलिए कोई इंतज़ाम नहीं है। फिर उसी तरह से अगर आगे चलकर देखें तो और एक जो इसका ये हो सकता था कि हम टेस्टिंग किट जो है करें। टेस्टिंग भारत में अभी भी बहुत ही कम है, इतना कम है कि अगर ये तेज़ी से फैलाव इसका हो तो शायद हमारे लिए मुश्किल है। दूसरा मकसद हो सकता है कि जो संक्रमित लोग हैं उनके संपर्क में आने वाले लोगों को आइडेंटिफाई किया जाए, उनकी पहचान की जाए और उनको भी क्वारंटीन सेंटर में रखा जाए, ज़रूरत हो तो अस्पताल में भी भेजा जाए। तो उसमें भी जो है पहले स्टेज में जो विदेशों से लोग आए थे उनके संपर्कों की काफ़ी हद तक पहचान हुई, थोड़ी टेस्टिंग भी हुई, और इसके चलते ये बीमारी जो है नियंत्रण में आती हुई दिख रही है। लेकिन असल में जो है
हमारे यहाँ टेस्टिंग अभी भी बहुत कम है। अमेरिका में टेस्टिंग काफ़ी है और इसलिए ये सही है कि वहाँ संक्रमित लोगों की संख्या भी ज़्यादा है, मौतें भी बहुत हुई हैं, लेकिन आगे चलकर वो जब इसको एक बार नियंत्रित करेंगे तो बीमारी उनके नियंत्रण में आ जाएगी। हमारे पास अभी भी जो सुविधाएं हैं उनकी कमी दिखाई दे रही है और इसलिए आशंका रहेगी कि बाद में भी फिर से अगर अभी थोड़ी ढील भी दी जाती है तो और सख्त लॉकडाउन जो है वो किए जाएं। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन पर कि हमको ध्यान करना पड़ेगा और ये इसलिए अगर पीक मई में आना है, मई के पहले से तीसरे सप्ताह के बीच आना है, तो जाहिर सी बात है कि लॉकडाउन बहुत ज़्यादा ख़त्म नहीं हो सकता। लेकिन जो हमने जैकब जॉन और जयप्रकाश मुलील जो महामारी विज्ञान जो है उसके बड़े महारथी हैं, जनक हैं, डॉक्टर तो हैं ही, इन्होंने जो सलाह दी है कि जो बुज़ुर्ग लोग हैं और जो किसी बीमारी से पीड़ित हैं उनको सुरक्षित करो, उनको क्वारंटीन करो, उनको और कठोर ढंग से अपने घरों में बंद रखने के लिए कहो और जो यूथ है, जो युवा पीढ़ी है, उसको आप काम पर जाने दीजिए। यही एक तरीका हो सकता है। इसमें जो यूथ है उसके जीवन का खतरा बहुत कम होता है। आप देख लीजिए इटली में भी, अमेरिका में भी जो मौतें हुई हैं, मौत की बात, संक्रमण किसी को भी हो सकता है, जो मौतें हुई हैं वो बहुत ज़्यादा संख्या में 80% तक जो है मौतें ज़्यादा उम्र के लोग जो थे, वहाँ तो 80-90 साल की उम्र के जो हैं बहुत ज़्यादा लोग हैं। इटली में जो है 23% लोग जो हैं 60 साल से ऊपर के हैं, उनकी मौत जो है बहुत ज़्यादा हुई है। और अमेरिका में खुद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने स्वीकार किया कि जो ओल्ड केयर होम्स हैं उनमें बहुत मौतें हुई हैं और वहाँ पर हमें ज़्यादा सावधानी की ज़रूरत थी, अलग स्ट्रेटजी की ज़रूरत थी। तो ये इन विशेषज्ञों की राय है कि युवा पीढ़ी को आप इस जो वायरस है उससे संक्रमित होने दीजिए, उससे हर्ड इम्यूनिटी यानी एक सामूहिक प्रतिरक्षा जो है वो विकसित हो जाएगी और तब ये वायरस जो है बहुत तेज़ी से विस्तार नहीं कर पाएगा। अभी जो स्थिति है कि एक व्यक्ति अगर संक्रमित है तो वो 200-300-400 लोगों को संक्रमित कर सकता है, जितनी जगह जाएगा वहाँ कर सकता है। लेकिन जब बाकी लोगों का इम्यून सिस्टम विकसित होगा, यानी उनको एक बार हो चुका होगा, तो वो संक्रमित नहीं होंगे। तो वो थोड़े से लोग जिनको नहीं हुआ होगा वो संक्रमित होंगे और उनकी देखभाल के लिए अस्पताल और ICU की पर्याप्त सुविधा जो है उसका इंतज़ाम किया जा सकता है। तो ये जो है ज़्यादा बेहतर स्ट्रेटजी हो सकती है, लेकिन सरकार अलग अलग तरह से सोच रही है और अब अगले कुछ दिनों के भीतर हमारे सामने ये तथ्य आ जाएगा कि लॉकडाउन में कितनी ढील दी जाती है और कितनी बंदिशें जो अभी रहती हैं और आगे चलकर फिर से कब कब प्रतिबंध आ सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही और मैं आपसे एक अनुरोध करूंगा कि satyhindi.com पर जाकर आप जो है वहाँ हमसे और बेहतर ढंग से जुड़ने के कुछ तरीके देख सकते हैं। हम चाहते हैं कि आप वहाँ जाएं, देखें, इस वीडियो के बाद भी आपको वो आइकॉन मिल जाएगा, उसमें जाएं और देखें और कैसे हम कर सकते हैं। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।